हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेली 8 बजे रात में आपको स्टैटिक जीके क्लास दी जाती है, जिसमें विभिन्न परीक्षा जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, ईपीपी, ईपीएफओ, सीआरपीएफ, सीयूईटी, यूपी बीएड, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपीएससी, आर्मी, अग्निवीर के लिए विभिन्न तरीकों के जीके आपको दिए जाते हैं। विभिन्न टॉपिक पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं जीके के, इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाया जाता है डेली 8 बजे रात को। तो दोस्तों, अगर जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए आज के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका भी आंसर आपको मालूम होगा पहले कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों। आपका पहला प्रश्न है कि क्रूगर नेशनल पार्क जो है किस देश में स्थित है। क्रूगर नेशनल पार्क, यहाँ क्रूगर नेशनल पार्क की बात हो रही है। यह किस देश में स्थित है, ठीक है। तो क्रूगर नेशनल जो पार्क है दोस्तों, यह आपके दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए कि क्रूगर नेशनल जो पार्क है यह आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा इसका राइट आंसर होगा मित्रों। अब अगर ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में सबसे शुष्क जो है मरुस्थल कौन है, ठीक है। दुनिया में विश्व सबसे जो शुष्क है मरुस्थल वो कौन है। तो दुनिया में सबसे जो शुष्क मरुस्थल है दोस्तों वो आपका आटाकामा मरुस्थल है। कौन है? आटाकामा मरुस्थल। तो याद रखिएगा, सबसे शुष्क में जो मरुस्थल है वो आपका आटाकामा मरुस्थल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन याद रहेंगे। तो आटाकामा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके विकल्प में बी दिख रहा है, ठीक। कि विश्व में जो सबसे शुष्क मरुस्थल है यह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल। देखिए एसएससी में पूछे हुए एग्जाम में जो बहुत पहले भी पूछे जा चुके हैं और कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है। अब सहारा मरुस्थल की यहाँ पे बात हुई है, तो सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। ये अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा सहारा जो मरुस्थल है, ठीक है। कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर जो बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सहारा मरुस्थल है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सहारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में क्षेत्र में स्थित है। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। देखिए अभी ऊपर के क्वेश्चन में ही हमने चर्चा किया है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो संसार का जो दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है वो आपका सहारा मरुस्थल है। कौन है? सहारा मरुस्थल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प डी। जो सहारा मरुस्थल है आपका, ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में हाल ही में चर्चा किया हो, तो आपका विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मित्रों, योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो भारत का जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपके हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं भारत के। जैसे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी, तो यह योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। हैं, ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये हैं। तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। देखिए टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो टीपू सुल्तान यहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ के शासक थे। तो सबसे पहले तो ये भारत में थे और भारत में यहाँ नहीं है, यहाँ पे मैसूर दिया हुआ है। तो यहाँ मैसूर इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये मैसूर रियासत के राजा थे। तो टीपू सुल्तान जो हैं ये मैसूर के शासक थे, ठीक है। मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो भारत दिया होता तो भारत रहता है, लेकिन यहाँ भारत नहीं दिया है, मैसूर दिया है। तो इसका राइट आंसर मैसूर होगा। तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान इससे संबंध नहीं है इनका। इनका सीधा संबंध भारत के मैसूर से है। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। यहाँ समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की बात हो रही है। बात करेंगे समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश से संबंधित थे और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और इनके दरबार में जो इनके दरबारी कवि थे वो आपके हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे आपके कवि हरिसेन, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विकल्प सी। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि चंद्रबरदाई जो थे किसके दरबारी कवि थे। अब चंद्रबरदाई जो हैं ये यहाँ पे बात हो रही है कि किसके दरबारी कवि थे। तो आपके पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है,
पृथ्वीराज चौहान जो चाहमान या चौहान वंश से संबंधित राजा थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, इनके बारे में आप लोग शायद सुने होंगे। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में इन्होंने लड़ा था, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में इनकी विजय हुई थी और 1192 के तराइन युद्ध में इनकी हार हुई थी। और ये लड़े थे मोहम्मद गौरी से, ठीक है, जो आपके अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी, और इसी से इनकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, जिसमें एक युद्ध यानी तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 वाले में इनकी विजय हुई थी और इनको छोड़ दिए थे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को। तो फिर से वो दोबारा हमला किया और आपके जो पृथ्वीराज चौहान है इनको हरा दिया, इनकी आंखें फोड़ के अफगानिस्तान ले गया, ठीक है, वहीं पे कब्र बनाया है। तो याद रखिएगा कि जो चंद्रबरदाई थे इनके बहुत ही प्रिय मित्र भी थे चंद्रबरदाई, और इनके जो थे दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए 90 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया। देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों के बीच और सिराजदौला से था, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफ़र को, ठीक है, मीर जाफ़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मीरा जाफ़र दिया है, इससे नहीं मतलब है, मैं बता रहा हूँ मीर जाफ़र जो है प्लासी के युद्ध के बाद इसे बंगाल का अंग्रेजों ने नवाब बनाया, तो मीर जाफ़र इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मैजिनॉट रेखा जो है किस देश के बीच स्थित है, ठीक। तो मैजिनॉट जो रेखा है दोस्तों ये आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, ठीक। फ्रांस और जर्मनी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों विकल्प बी, कि मैजिनॉट जो रेखा है वो आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि ओडस नीस रेखा जो है किस देश के बीच स्थित है। तो दोस्तों ओडस नीस की बात यहाँ पे हो रही है कि ओडस नीस रेखा किस देश के बीच स्थित है, तो यह आपके जर्मनी और पोलैंड में स्थित है, ठीक है। तो जर्मनी प्लस पोलैंड जो देश है इनके बीच में यह रेखा है कौन, ओडस नीस रेखा। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओडस नीस रेखा आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा जो है किस देश के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों वो भारत और चीन के बीच में स्थित है, ठीक। भारत और चीन का जो संयुक्त बॉर्डर है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। अब 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि रेडक्लिफ रेखा किस देश के बीच में स्थित है। तो दोस्तों रेडक्लिफ रेखा की यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यह रेखा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन है। तो इनमें से एक यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वह है आपका आल्पस पर्वत के बारे में आपने सुना होगा, सिकंदर महान ने इसी को पार करके भारत में प्रवेश किया था। तो आल्पस जो है ये आपके यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है इसमें से, ठीक है। हिमालय जो है भारत की है, ठीक है। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ भारत की बात कर रहे हैं तीसरे राष्ट्रपति की, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति आपके हुए जाकिर हुसैन, ठीक। जाकिर हुसैन साहब जो थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए। पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। तो विकल्प यहाँ आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू जो ट्रॉफी है दोस्तों ये आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी की नेहरू ट्रॉफी जो है आपके फुटबॉल खेल से संबंधित है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ऋषभ देव जो थे यह आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और अंतिम आपके महावीर स्वामी थे। तो यहाँ विकल्प आपका जो सी होगा ए होगा राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, ठीक, याद रखिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी द्वारा किसानों के लिए शुरू किया गया था। तो कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए शुरू किया गया था दोस्तों, तो वह था आपके चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह से यहाँ से भारत महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और 1917 में
ये चंपारण सत्याग्रह किए थे, तो यही इनका पहला था। यहाँ से इन्होंने किसानों के लिए जो आंदोलन थे चलाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो विकल्प बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों सुनामी का जो मुख्य कारण है वो है कि समुद्री सतह पर भूकंप आ जाना। देखिए, जब समुद्र की सतह में भूकंप आता है तो जो समुद्र की लहरें होती हैं बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, वही सुनामी का रूप ले लेती हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि समुद्री सतह पर भूकंप आना। अब 20 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि नासिक जो है किस नदी के किनारे पे स्थित है। तो नासिक जो है आपके महाराष्ट्र में पड़ता है और यह आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी, नासिक नदी जो है आपके गोदावरी नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।